गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने जो तंत्रिका तंत्र वाला लेसन पढ़ रहे थे वो लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपके कंपटीशन एग्जाम से जितने भी तंत्रिका तंत्र से यानी नर्वस सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपसे सोल्व हो जाएंगे। जाके वहाँ पे आप क्लास लगा सकते हैं। अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो नया टॉपिक कौन सा है? पाचन तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र बोलेंगे। और बात करेंगे इसके बारे में कि पाचन तंत्र जो है वो किस प्रकार से क्रिया करता है, पाचन आखिर है क्या, ठीक है, और किस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर पाचन की प्रक्रियाएं होती है, इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां काम में आती है, ठीक है। तो सीधा ही बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पाचन तंत्र पढ़ेंगे और पाचन तंत्र के अंदर अपना आहार नाल आता है। पाचन तंत्र के अंदर क्या आता है? आहार नाल। और अपने पूरा जीरो लेवल से इसको बेसिक लेवल तक लेके पूरा लेवल तक लेके चलेंगे बेसिक से, ठीक है। तो बात करते हैं आहार नाल की। पहले बात कर लेते हैं पाचन की कि पाचन होता क्या है, ठीक है। पाचन होता क्या है? पाचन की बात करें तो पाचन क्या है? पाचन क्या है? या तो अपने आज तक जो परिभाषाएं पढ़ते आए हैं वो ये है कि सरल कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में कन्वर्ट करना, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना या तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अच्छी बात है, ये भी डेफिनेशन जो है वो सही है। क्या बोल सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? अपने खा रहे हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ जो अपने खा रहे हैं उनको किस में बदल दिया जाए? उसको बदल दिया जाए सरल के अंदर। किस में बदल दिया जाए? सरल के अंदर बदल दिया जाए। सरल के अंदर बदलने की प्रक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं? पाचन बोल देते हैं। आखिर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है अपने खा क्या रहे हैं और उसको किस प्रकार से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलेंगे। सरल कार्बनिक पदार्थों का मतलब क्या हो गया? देखो, अपने जितना भी फूड मटेरियल खा रहे हैं सारा कार्बनिक पदार्थ है। अपनी बॉडी जो है वो भी एक प्रकार का कार्बनिक मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। तो किस प्रकार से जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जैसे मान लो अपने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया। अपने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट को अपने क्या बोलेंगे? एक प्रकार से स्टार्च बोलेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो गया। उसके बाद में अपने क्या खा सकते हैं फूड मटेरियल के अंदर? उसके बाद में खा सकते हैं प्रोटीन। क्या खा सकते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन उसके बाद में तीसरा जो अपने पास में फूड मटेरियल है वो है वसा। यानी मानव अपने जीवन काल के अंदर तीन जो ये वसाएं हैं या फूड मटेरियल है, तीन फूड मटेरियल का उपयोग अपने अपने जीवन काल के अंदर करते हैं, ठीक है। तीन का कैसे करते हैं? यानी अपने अनाज के रूप में चाहे बाजरा खाएं, गेहूं खाएं, मक्का खाएं, ज्वार खाएं, कुछ भी खाएं, ठीक है, उनमें सभी में अपने को क्या मिलने वाली है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिलने वाली है। चावल हो गया, इन सब में प्रोटीन के रूप में खा सकते हैं अपने जो भी फूड मटेरियल खा रहे हैं। वसा के रूप में खा सकते हैं। अपने इन तीन जो अपने फूड मटेरियल है इनके सिवा और कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। जो परिवर्तित रूप खाते हैं बर्गर, डोसा, कुलचा का, वो एक इन्हीं का रूप है। उनके अंदर कहीं ना कहीं वसा भी है, कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में प्रोटीन भी है और कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। तो वो अपने लिए जंक फ्रूड है और वो अपने बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, हानिकारक है, नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपने तीन कार्बनिक पदार्थों को खा सकते हैं, ठीक है। अपने लिए फूड मटेरियल जो है वो कितने हैं? तीन है। तो बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को किस में बदल दिया जाए? ग्लूकोज में बदल दिया जाए। किस में बदल दिया जाए? ग्लूकोज में बदल जाए। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक सरल कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। अपने क्या बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी को किस में बदल दिया जाए? बॉडी के अंदर ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाए। तो इन सभी को अपने क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। ये भी पाचन की डेफिनेशन, ठीक है, और ये भी पाचन की डेफिनेशन। सीधा तौर पे, मोटे तौर पे बोलते हैं तो ये बोल देते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जबकि अगर अपने पूरा पढ़े हैं, पूरा समझ के इसको बोले तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को किस में बदल दिया जाए? ग्लूकोज में बदल दिया जाए। ग्लूकोज भी कार्बनिक पदार्थ है और ये भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ग्लूकोज सरल कार्बनिक पदार्थ है। यानी अपने क्या किया है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया, यानी ग्लूकोज में बदल दिया एनर्जी के स्वरूप में। तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा? पाचन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा पाचन की डेफिनेशन क्या है। पाचन की डेफिनेशन बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि पाचन होता क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जामिनर जो है आजकल थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा उठाते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया पूछ लेते हैं, ग्लूकोज में बदले जाएगा, CO2 निकलेगी, किस प्रकार से क्या है, गैसों में दे देगा ऑप्शन के अंदर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि पाचन की प्रक्रिया के अंदर आहार नाल काम में आती है। अपनी पाचन की जो भी प्रक्रिया है आहार नाल काम में आती है। और मनुष्य के अंदर आहार नाल जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? पूर्ण प्रकार की आहार नाल पाई जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आहार नाल, ठीक है। अपने दूसरा पाचन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आहार नाल है। आहार नाल, ठीक है। आहार नाल जो होती है मनुष्य के अंदर कैसी होती है? पूर्ण प्रकार की होती है। कैसी होती है? पूर्ण आहार नाल।
आहार नाल। यहाँ पे सर पूर्ण की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, ऐसा क्या है जो पूर्ण और अपूर्ण की बात करनी पड़ रही है? आहार नाल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपूर्ण आहार नाल और एक होती है पूर्ण आहार नाल। पूर्ण का मतलब ऐसी आहार नाल जो पूरी तरह से विकसित हो, ठीक है, और अपूर्ण का मतलब जो पूरी तरह से विकसित ना हो। तो मनुष्य के अंदर पूर्ण आहार नाल पाई जाती है, यानी मुख से प्रारंभ होकर आहार नाल कहाँ तक चलती है? गुदा द्वार तक चलती है। कहाँ तक चलती है? गुदा द्वार। गुदा द्वार बोल सकते हैं, एनएस बोल सकते हैं इसको। कहाँ तक जाएगी? यानी पूर्ण आहार नाल मानव के अंदर पाई जाती है, और जिसके अंदर पूर्ण आहार नाल पाई जाती है उन्हीं के अंदर अच्छे से पाचन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो पूर्ण प्रकार की आहार नाल मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तो सर अपूर्ण की कहाँ बात आती है? अपूर्ण कहाँ पाई जाती है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर आहार नाल है, पूर्ण विकसित है, अपूर्ण है, तो पूर्ण प्रकार की आहार नाल है। बात करूँ मैं छोटे बच्चों की, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर लेंगे। बात करते हैं छोटे बच्चों की या शिशु की बात करें। किसकी बात करें? शिशु की बात करें। शिशु के अंदर क्या होता है? अपूर्ण आहार नाल होती है। क्या होता है? अपूर्ण आहार नाल। अपूर्ण आहार नाल, ये बातें हर किसी बुक्स के अंदर आपने को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, और ना ही किसी लेक्चर में जल्दी से मिलने वाली है। तो ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। क्या ध्यान में रखोगे? कि शिशु के अंदर अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है, ठीक है, यानी वो अभी तक अपूर्ण है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? जब शिशु नया नया पैदा होता है, ठीक है, जन्म लेता है, तो पूरी तरह से आहार नाल विकसित नहीं होती। लेकिन मानव का पूछे तो क्या करना है? मानव के अंदर क्या होता है कि पूर्ण आहार नाल होती है। जैसे जैसे बंदा शिशु जो है वो बड़ा होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि इसकी आहार नाल पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। शिशु में भी आहार नाल पूर्ण होती है, लेकिन अभी काम करने का उसका जो दायरा रहता है वो कैसा रहता है? अपूर्ण रहता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चा दूध पीता है, ठीक है, अपनी माँ का दूध पीता है छोटा बच्चा, तो वो दूध पीने के कुछ घंटों के बाद में क्या करता है? दूध को मुख से वापस बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका स्टोमच तक जा रहा है, अभी तक उसका मुख से प्रारंभ होकर प्रक्रिया कहाँ तक जा रही है? स्टोमच, जिसको क्या बोलते हैं? आमाशय, ठीक है, आमाशय तक जा रही है, यानी स्टोमच तक जा रहा है दूध। और दूध के स्टोमच के अंदर एक मैं आगे एंजाइम पढ़ाऊंगा, ठीक है, एंजाइम है रेनिन। रेनिन क्या करता है? उसको वहीं पे पचा देता है, वहीं पे उसका पाचन कर देता है। और आप लोगों ने देखा होगा बच्चा कुछ घंटों के बाद में, दूध पीने के बाद में क्या करता है कि दही के रूप में दूध को मुख से ही बाहर निकाल देता है। ऐसे लगता है जैसे इसको तो दही पिला ही नहीं रहे, अरे इसको तो दूध पिलाया था, दही कहाँ से बाहर आ रहा है? आप लोगों ने कभी नोट किया है कि छोटा बच्चा दूध पीता है, कुछ देर बाद में वो दूध वापस मुंह से बाहर निकालता है, तो वो दही के रूप में फटा हुआ दूध आता है, ठीक है। तो अपने तो इसको दही पिला ही नहीं, दूध जो है वो सीधा ही पिलाया था, दही तो पिला ही नहीं उसको, तो दूध कहाँ से आ रही है? ये दही कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि रेनिन जो है, आमाशय के अंदर मैं एक एंजाइम पढ़ाऊंगा जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। ये रेनिन जो होता है वो क्या करता है? दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या करता है? रेनिन क्या करता है? केसिन प्रोटीन। और केसिन प्रोटीन कहाँ मिलती है? दूध में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? दूध में मिलती है, ठीक है। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है? केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। दूध गया मुंह से, दूध जो है वो पेट के अंदर गया, यानी स्टोमच के अंदर गया, वहाँ पे इसको क्या मिलेगा? उस दौरान रेनिन एंजाइम ही सक्रिय होता है। अभी अपने अंदर रेनिन एंजाइम पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि अपने दही भी खाने लग गए हैं, दूध और अपनी आहार नाल जो है पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, उस दौरान आहार नाल जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो रखी होती। उस दौरान क्या होता है कि दूध जैसे ही स्टोमच के अंदर गया, वहाँ पे रेनिन आया। रेनिन ने क्या करना है? ओनली फॉर दूध की जो केसिन प्रोटीन है उसका पाचन कर लेना है, और उससे जो भी एनर्जी और आयन उसको इंपॉर्टेंट चाहिए वो आयन निकाल के शरीर को दे देगा। और वेस्टेज मटेरियल है जो फटा हुआ दही सा बाहर आता है मुख से, वो उसका वेस्टेज मटेरियल है। जितना शिशु को शरीर के लिए उपयोगी था उतना रेनिन एंजाइम ने सोख लिया, अवशोषित कर लिया उसको। और जो अपने देखते हैं कि वो दूध बाहर निकालता है, तो वो दूध बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि वो सारा दूध ही बाहर निकाल रहा है, उसकी बॉडी को वो लगा नहीं है, वो लग चुका है। कई बार क्या होता है कि जो अंदर का दूध बाहर आता है, और अपने मान लो तुरंत माँ जो है उसको दूध पिला रही होती है, तो दूध के साथ में जो नया दूध है वो भी बाहर आ जाता है। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, क्योंकि वो अब ऊपर वाली जो नव्स है, जो ग्रसिक आहार नाल है, उसके अंदर दूध है, तो नया दूध भी थोड़ा बहुत बाहर आता है। लेकिन जो फटा हुआ दूध बाहर आता है वो पूरी तरह से पच चुका दूध है। अगर शिशु के अंदर, अगर मान लो शिशु दूध निकालता है और दूध फटा हुआ बाहर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि शिशु के पेट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई रोग हो सकता है, उसको जांच करवाएं। जब तक दूध फटा हुआ बाहर आएगा शिशु के मुख से, इसका मतलब यह है कि शिशु के अंदर पाचन तंत्र जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। अभी तक पूरा विकसित नहीं हुआ है, लेकिन पाचन तंत्र जो है वो काम कर रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है। फटा हुआ दूध बाहर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर लग नहीं रहा, वो पाचन हो रहा है दूध का, ठीक है, लेकिन उतना ही हो रहा है जितना शिशु को चाहिए। तो अपने ये सोच लेते हैं, अरे ये तो बच्चे ने दूध बाहर निकाल दिया, तो माँ को लगता है क्या, क्योंकि माँ तो अपने जो भी बेटा है, लड़का लड़की, उसको अपना ध्यान में रखेगी। तो वो क्या करते हैं, जिनको थोड़ा सा पता नहीं होता, जो पढ़ी लिखी माएँ हैं उनको थोड़ा पता है
लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि दूध जैसे निकाला उसको तुरंत और पिला देते हैं। ठीक है, कुछ अनजान लोग भी अपने जैसे बैठे होते हैं, अनजान लोग भी बोल देते हैं कि भाई साहब इसने तो दूध वापस निकाल दिया, अभी इसको और पिलाओ। तो बेचारे को पिलाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उस शिशु को परेशान नहीं करना है, बेचारा अभी अभी धरती पे आया है, उसको बिल्कुल तंग नहीं करना है। तो दूध अगर फटा हुआ बाहर आ जाए तो समझ लेना कि दूध क्या है, शिशु के अंदर दूध का पाचन जो है वो हो रहा है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ अन्य जीवों की बातें करेंगे किनके अंदर आहार नाल जो होती है और अपूर्ण प्रकार की होती है। मैंने शिशु के अंदर आपको बताया है, तो वो सिर्फ किसके लिए है, शिशु के लिए है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होगा आहार नाल जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और क्या जानकारी है इसके बारे में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जीव ऐसे हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, कुछ स्पंज ऐसी है, स्पंज होगी। अब स्पंज वगैरह आती है, उनके अंदर क्या पाई जाती है, अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। स्पंज होगी, स्पंज। ठीक है, इस प्रकार के कुछ जीव आते हैं। तो वो क्या करते हैं, मुख से भोजन करते हैं और अपने अपशिष्ट पदार्थ को ही मुख से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसी आहार नाल को बोलते हैं अपूर्ण आहार नाल, जो क्या कहाँ से जाती हो, मुख से प्रारंभ होती हो। ऐसी आहार नाल जो मुख से प्रारंभ होती हो और मुख में ही संपन्न होती हो। ठीक है, यानी मुंह से जो भी पदार्थ, मुख माउथ यानी मुंह से जो भी पदार्थ खाया, फूड मटेरियल, वो मुख से ही बाहर आ जाए, ऐसी आहार नाल को बोलते हैं क्या, अपूर्ण प्रकार की आहार नाल। मनुष्य क्या करता है, मुख से बाहर, मुख से खाता है और गुदा द्वार से क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मनुष्य के अंदर पूर्ण प्रकार की आहार नाल पाई जाती है। ठीक है, तो ये होगी आहार नाल के कुछ पॉइंट। अभी तक अपने क्या कर रहे हैं, अभी तक अपने पाचन तंत्र की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। ठीक है, अभी पाचन तंत्र अपना स्टार्ट नहीं हुआ, अब अपने स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र की प्रक्रिया को। ठीक है, यानी पाचन तंत्र जो है वो होता कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर उठा लेता है, क्या क्वेश्चन उठा लेता है कि पाचन तंत्र का क्रम पूछा जाता है। पाचन का क्या पूछा जाता है, पाचन का क्रम पूछ लेता है कि पाचन का क्रम क्या रहता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता। अपना पाचन जो है वो प्रक्रिया चलती है मुख से। कहाँ से चलती है, मुख से चलती है। मुख जो है वो कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। कहाँ खुलता है, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। अब सर मुख गुहा क्या है, मुख जो है, अरे माउथ मतलब मुंह जो है आगे से खुल रहा है, ये तो अपना मुख हो गया। मुख गुहा जो पूरी तरह से अंदर से खाली है उसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। मुख खुल गया मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा आगे जाती है ग्रास नली के अंदर। कहाँ जाती है, ग्रास नली। ग्रास नली, ये होगी ग्रास नली। ग्रास नली किस में खुलती है, स्टोमच जिसको बोलते हैं, आमाशय के अंदर खुलती है। आमाशय, आमाशय में खुलेगी। आमाशय किस में खुलेगा, आमाशय आगे खुलता है ग्रहणी के अंदर। आमाशय किस में खुलता है, ग्रहणी के अंदर। ठीक है, और ग्रहणी आगे वापस चलती है। ग्रहणी एक प्रकार से छोटी आंत का ही भाग है, आगे आ जाएगी छोटी आंत। क्या आ जाएगी, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत आ गई। छोटी आंत के बाद में आ जाती है बड़ी आंत। कौन सी आ जाएगी, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत आ गई। बड़ी आंत के बाद में क्या आ जाएगा, मलाशय आ जाएगा। ये अपने क्या बोल सकते हैं, गुदा द्वार। मलाशय या इसको क्या बोल सकते हैं, गुदा द्वार। ठीक है, तो ये सारी पाचन की प्रक्रिया की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। इसका ये क्रम है और ये क्रम किस दिशा की ओर चलता है, ये क्रम कैसे चलता है, ये क्रम इस प्रकार से चलता है। एरो के निशान मैंने आपको बना के बता दिया। ठीक है, अगर कोई भी प्रक्रिया पाचन की है तो पाचन की प्रक्रिया में कहाँ से, मुख से स्टार्ट होगा। मुख से मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद में किस में जाएगा, मलाशय या गुदा द्वार से शरीर से बाहर जाएगा जो भी वेस्टेज मटेरियल है। ये पाचन तंत्र का क्रम आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम के अंदर पाचन तंत्र का क्रम पूछ लेता है कि पाचन की प्रक्रिया का क्रम क्या है, तो क्रम ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है जो आप क्या करके आओगे, सही करके आओगे। उसके बाद में बात करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको कि मुख, जैसे ही भोजन मुख के अंदर आता है, ठीक है, तो भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मुख से स्टार्ट हो जाती है। और अपने सबसे पहला पॉइंट जो उठा रहे हैं वो क्या उठा रहे हैं, मुख उठा रहे हैं। इन सभी पॉइंटों को अपने पढ़ेंगे। ठीक है, सभी स्टेप को पढ़ेंगे। तो मुख जो है, मुख में भोजन से संबंधित क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, बात करते हैं मुख की। ठीक है, अपने तो सर अभी तक आज तक कुछ देखा ही नहीं है। हमारे तो मुख के अंदर जो भी प्रक्रिया स्टार्ट होती है हमने तो कभी नोट ही नहीं किया। ठीक है, जो भी आया गपागप खा लिया, मुंह भर लिया, गपागप खा लिया, पेट भर लिया, काम तमाम। पता नहीं क्या प्रक्रियाएं पेट के अंदर चल रही है क्या नहीं चल रही, तो उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे मान लो मुख के अंदर आप लोगों ने भोजन लिया तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है निगलने की। निगलने के बाद में अपने दांत जो आते हैं, मुख के अंदर क्या आते हैं, दांत आते हैं। मुख के अंदर क्या क्या प्रक्रिया आती है, मुख जो है किस में खुल जाता है, मुख गुहा के अंदर। तो मुख गुहा और मुख सिमिलर, इसकी टर्म सिमिलर रहेगी। मुख गुहा के अंदर ही दांत होते हैं, मुख खुलने के बाद में मुख गुहा और इन दोनों को सिमिलर पढ़ेंगे। तो क्या आ जाते हैं, दांत आ जाते हैं। ठीक है, दांत या टीथ जिसको बोलते हैं। और क्या आ जाता है मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर या मुख के अंदर,
जीभ आ जाती है। क्या आ जाती है? जीभ आ जाती है। और क्या आ जाती है? लार आ जाती है। ठीक है, लार, लार का ध्यान में रखना है। और लार में क्या बोल सकता हूँ? सिलाइवरी ग्लैंड बोल सकता हूँ। मैंने ग्रंथियाँ पढ़ाई है, सिलाइवरी ग्रंथि यानी लार ग्रंथियाँ। और क्या आ जाता है? ठीक है, लार के सिवा और क्या आता है? बस ये तीन जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दांत आ जाएगा, जीभ आ जाएगी, लार आ जाएगा, और क्या आ जाएगी? सिलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ आ जाएगी, लार आ जाएगी। ठीक है, अब बात करने हैं दांतों की। तो दांतों के ऊपर में अलग से एक पूरा अलग से नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो दांतों के ऊपर रहेगी, पूरी क्लास बनेगी दांतों के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर क्लियर नहीं कर पाएंगे। जीभ के ऊपर बन जाएगा। बात करते हैं जीभ और लार दोनों के ऊपर मैं अलग से क्लास अपने अगला वाला पॉइंट तभी स्टार्ट करेंगे जब इन दोनों की क्लास पूरी हो जाएगी। आज अभी अपने बात करेंगे किसकी? लार की बात करेंगे। लार के अंदर बात करते हैं 3rd नंबर पॉइंट की। ठीक है, लार जो है, लार जो है इसके अंदर एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं और ये क्या भूमिका निभाती है? ये क्या करती है? जो भी अपने भोजन निकला है उसको लसलसा बनाती है। लार का पहला काम क्या है? लार के अंदर 90% यानी 90% क्या होता है? लार के अंदर 90% जल होता है। ठीक है, ठीक है, अपने एक दिन के अंदर क्या करते हैं? 1 से 2 लीटर लार का स्त्रावन करते हैं। यानी 1 से 2 लीटर लार जो है, 1 से 2 लीटर लार जो है वो प्रतिदिन स्त्रावित होती है, भोजन को लसलसा बनाती है। उसके बाद में जो इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो क्या है? इसके एंजाइम है। महत्वपूर्ण जो बातें इसके ध्यान में रखने वाली क्या है? एंजाइम। तो लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक तो पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। एक पाया जाता है टाइलिन, टाइलिन। ठीक है, और एक गैस्ट्रिन करके या गैस्ट्राइन करके एक और एंजाइम है जो टाइलिन के समान ही है। ठीक है, गैस्ट्रिन या गैस्ट्राइन करके एक और आता है, गैस्ट्रिन। ठीक है, तो वो इसी के अंदर है। आप एक बार इसका ध्यान में रख लेना, इससे कोई क्वेश्चन कभी आज तक पुट हुआ नहीं है, ना ही इतना कोई महत्वपूर्ण है। टाइलिन और लाइसोजाइम मेन एंजाइम जो है वो लार के 2 एंजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम अपने जो भी अपने भोजन, मान लो आप बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हो, तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को निपटाने का काम करता है। क्या काम करता है? जीवाणुओं को निपटाने, या जीवाणु या बैक्टीरिया को क्या करता है? निपटाने का काम करता है। कैसे निपटाएगा? अपने को पता है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसी को क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये किसकी भित्ति बता रहा हूँ मैं? पाचन तंत्र से टॉपिक थोड़ा हट के है, जीवाणु के बारे में बता रहा हूँ। यानी लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, या ये मान सकते हैं कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। किस प्रकार से नष्ट कर देता है? क्योंकि जीवाणु की कोशिका भित्ति पाई जाती है पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, और पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक प्रकार के सेकेराइड हैं, एक प्रकार के अम्ल, अमीनो अम्ल से एक प्रकार के। तो लाइसोजाइम क्या करेगा? इनकी भित्ति को नष्ट कर देगा। अरे मान लो ये जीवाणु है, ये क्या है? जीवाणु। ये बाहर इसकी क्या आ गई? ये झिल्ली आ गई। ठीक है, अब जीवाणु के बाहर जो कोशिका भित्ति है इसको क्या कर देगा? गला देगा। कौन गला देगा? लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देगा। तो उसकी चमड़ी बाहर से उतर जाएगी, पूरी कोशिका भित्ति उतर जाएगी, तो जीवाणु जिंदा रहेगा क्या? जीवाणु जिंदा नहीं रहेगा, निपट जाएगा। अरे जीवाणु तो क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जीवाणु जो होते हैं वो सारे मर जाते हैं, और अपने लिए ये फायदे का काम करता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। और मैंने आँख पढ़ाई थी, आँख के बारे में भी कुछ बताया था। उस दौरान मैंने आपको बताया था कि आँख के आंसू के अंदर या आंसू के अंदर भी क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम एंजाइम अपने लिए एक क्या करता है? रोगाणु के प्रति इम्यूनिटी पावर का काम करता है। कोशिकीय इम्यूनिटी पावर, या अपने बोल सकते हैं कि तरल इम्यूनिटी पावर की तरह काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि अपनी लार के अंदर है। अगर मान लो अपने बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ गए, बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ गए, उस दौरान क्या होगा? मान लो जल्दबाजी में शादी ब्याह में गए, वहाँ पे हाथ धोए नहीं, तो जल्दबाजी में खाना खाना स्टार्ट कर दिया, तो मान लो कोई बैक्टीरिया मुंह में चला गया, तो पहले तो उसको क्या करेगी? लार निपटा देगी। आँख के अंदर होता है तो लार के अंदर लाइसोजाइम है, आँख के अंदर लाइसोजाइम है, आँख के आंसू में। आँख के अंदर कोई हवा के साथ में जीवाणु प्रवेश किया तो आँख के आंसू के अंदर भी लाइसोजाइम है, तो वो उसको निपटा देगा। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करेगा? जीवाणुओं को मार देगा। टाइलिन क्या करेगा? ये टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च का। टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च का पाचन करता है। यानी भोजन की प्रक्रिया जहाँ से स्टार्ट हो रही है मुख से, वहाँ पे स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है। आंशिक रूप से ये बोल सकते हैं कि स्टार्च का पाचन जो है वो हो जाता है। क्या लिख दूँ? आंशिक रूप से, आंशिक रूप से स्टार्च का,
आंशिक रूप से स्टार्च का पाचन हो जाता है, अगर आप अच्छे से भोजन को चबा के खा रहे हो तो पाचन हो जाता है। ये नहीं है गपा गप ठोक रहे हो तो भोजन का पाचन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, मान लो आप शादी ब्याह में गए हो, पता चला ठीक है आज ही गए, आज ही मिले हैं, ठीक है गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ठीक है बड़े बड़े जो भी फूड पकवान है आपको आज ही मिले, तो उस दौरान अगर आप उन चीज़ों को पूरा का पूरा निगल रहे हो, पूरी तरह से दांत भी उसको टच नहीं होने दे रहे हो, तो उस कंडीशन में पाचन जो है वो आंशिक रूप से मुख के अंदर कैसे होगा भाई? जब आपके दांत भोजन को टच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आंशिक रूप से पाचन कैसे होगा? इसलिए बोलते हैं कि लार अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। लार को अच्छे से मिलाओगे तो दांतों को हिलाना पड़ेगा। अगर भोजन के अंदर लार को अच्छे से मिलाओगे तो क्या करना पड़ेगा? दांतों को हिलाना पड़ेगा, और दांतों से हिलाओगे तो भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटेगा, और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटेगा तो लार के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन, जब अच्छी तरह उसके अंदर लार मिली होगी तो टाइलिन एंजाइम क्या कर देगा? पाचन की प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ कर देगा। तो जो भी आपने फूड मटेरियल खाया है, जो भी आप भोजन खा रहे हो, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जो भी मान लो शादी ब्याह में जाने के बाद में, और घरों में नॉर्मल भी, ठीक है, ये नहीं है कि शादी ब्याह वाला भोजन पचता है, घरों वाला नहीं पचता, सब होता है, ठीक है, ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो उस दौरान क्या होगा? आंशिक पाचन जो है वो मुख के अंदर ही हो जाता है। पाचन की ज़्यादातर प्रक्रियाएं जो होती है वो मुख के अंदर ही प्रारंभ हो जाती है आंशिक रूप से। स्टार्च अगर आप खा रहे हो, क्योंकि अपने ज़्यादातर स्टार्च ही खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरे की खाते हैं, ये एक प्रकार की स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है, और इनको अगर अच्छे से चबा के खाएंगे तो क्या होगा? भोजन के पाचन की प्रक्रिया आंशिक रूप से यानी आधा पाचन जो है वो मुख के अंदर ही हो जाएगा। मैंने बोला है कि मुख के अंदर स्टार्च का पाचन होता है, मैंने अभी प्रोटीन की बात नहीं की, मैंने अभी वसा की बात नहीं की, इस बात को पूरा ध्यान से सुन ली, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने किसकी बात की है? अभी मैंने ओनली फॉर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की बात की है कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंशिक रूप से मुख के अंदर प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, अगर अच्छे से चबा के खाया जा रहा है तो। अगर पूरा का पूरा साबुत निकला जा रहा है तो भाई साहब पाचन होना संभव नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो, ठीक है। तो ये हो गए लार के कुछ इंपॉर्टेंट काम। लार क्या करती है? 90% जल रखती है, 1 से 2 लीटर लार, ध्यान में रख लेना। एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम टाइलिन एंजाइम है, ठीक है। स्टार्च का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंशिक रूप से मुख में करवा देती है। बात करें दांत की, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं दांत और जीभ दोनों के बारे में क्लियर कर दूंगा, यानी दांत और जीभ जो है वो उनके बारे में पूरी की पूरी क्लास रहेगी। उसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली और आमाशय पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुख का इतना ही ध्यान रखना है, मुख और मुख गुहा के अंदर दांत, जीभ और ये आएंगे, ये दोनों यही में क्लियर हो जाएंगे। ग्रास नली सिंपल सा इसके बारे में बता दिया जाएगा, और उसके बाद में जो है मेन आता है आगे स्टोमच, आमाशय, उसके बारे में अपने क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे दांत और जीभ। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन या डाउट आपके दिमाग में